और अब जो है आपका प्लैनेट्स वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। मतलब इसीलिए मैंने आपको स्लाइड भेज दी है हम्म। कि ये सारी जो बृहस्पति की फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जितनी भी है, ये पूरी स्लाइड है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है। मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास से, बृहस्पति कुंडली में किस तरीके से काम करता है और हर हाउस में बैठ के वो किस तरीके के रिजल्ट देता है ना। हम्म। एक मैं आपको इसका सारांश बताऊंगा पूरा एक क्लास में, किस तरीके से बृहस्पति की हम प्रिडिक्शन करेंगे, कुंडली में बैठकर बृहस्पति किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है, किस प्लैनेट के साथ में अगर ये संबंध बनाएगा तो क्या रिजल्ट देगा, किस हाउस में बैठ के ये अगर अच्छा है तो क्या रिजल्ट देगा, खराब है तो क्या रिजल्ट देगा। एक क्लास में आपको पूरा जनरल आइडिया दूंगा बृहस्पति का। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको स्लाइड भेजी है 1 से लेके 12 घरों तक, इसको प्रॉपर आपको पढ़ना है। मैं आपको 2 दिन का समय दूंगा, मतलब हमारी क्लास अब 2 दिन के गैप पे हुआ करेगी। 2 दिन में इसको आपको प्रॉपर इसको पढ़ना है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि इस स्लाइड की मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको सुनाऊं। कोई मतलब सही नहीं है इसका। ठीक है, मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा कि बृहस्पति कैसे काम करता है। आपको क्या करना है, इन 2 दिनों में आपको इस स्लाइड को पढ़ना है। जहां पे आपको ना समझ में आए तो आपको ये नोट कर लेना है कि बृहस्पति खाना नंबर 2 में ये लाइन लिखी हुई थी, ये मेरे को समझ में नहीं आई। तो इसके सारे लोगों के डाउट्स जो है ना, वो मैं एक दिन में, जैसे बृहस्पति की जो क्लास होगी लास्ट में 2 दिन बाद, उसमें मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके। क्लियर है। जहां जहां पे आपको नहीं समझ में आएगा, अगर जरूरत पड़ी, नहीं हो पाया तो एक क्लास हम और रख लेंगे। ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, फिर आपको इसी तरीके से नेक्स्ट प्लैनेट की स्लाइड भेजूंगा। उस प्लैनेट के बारे में उसी दिन आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि वो प्लैनेट क्या है, कैसे काम करता है, किस हाउस में बैठ के क्या रिजल्ट दे सकता है ना। और हर प्लैनेट के साथ में जब वो युति में आ जाता है, संबंध में आ जाता है, तब वो किस तरीके से काम करता है। जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो ग्रामर के फॉर्मूला लिखे हुए जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे एग्जाम्पल, ये लिखा होगा स्लाइड में कि बृहस्पति अगर खाना नंबर 5 में होगा, उस समय अगर खाना नंबर 10 में ये प्लैनेट बैठा होगा तो बृहस्पति अशुभ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रामर में आपको पढ़ा चुका हूं कि जब भी 5 और 10 में कोई प्लैनेट बैठेंगे तो 10 से टक्कर पड़ेगी, इसलिए फिफ्थ हाउस का प्लैनेट खराब हो जाएगा। उन स्लाइडों में बारी बारी से सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ है। अब जब भी आप वो लाइन पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए बृहस्पति खाना नंबर 1 के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में होगा, अगर 7वें घर में ये प्लैनेट बैठा होगा तो उसके रिजल्ट ये होंगे। अब आपको पता है, होना चाहिए आपको तुरंत स्लाइड में एक लाइन में पढ़ के आपको तुरंत बात ये आएगी ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपको ये ना समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज, वो डाउट आपको नोट कर लेना है। उस डाउट के बारे में हम सब लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम बृहस्पति का करेंगे। उसके पहले एक और एक बहुत ही मतलब मजेदार चीज आपको मैं आज नोट करवा देता हूं, उसको आप देख लीजिए कि कैसे हम ये पता करें कि ये इंसान की कुंडली, जैसे आपके किसी भी इंसान की कुंडली आपके सामने आई, आपने देखी, तो हमको ये कैसे अंदाजा हो कि ये इंसान मतलब किस लेवल का इंसान है, मतलब पैसे वाला है कि ये गरीब है, कि कितनी प्रोस्पेरिटी है इसके चार्ट को देख के। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ये भी ग्रामर के सूत्रों पे ही आधारित है। बस थोड़ा सा परसेंटेज वाइज कौन सा प्लेनेट आपको कितनी प्रोस्पेरिटी दे सकता है, परसेंटेज वाइज, ये आप इसको नोट कर लीजिए। और फिर ये कैसे कुंडली में काम करता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो बृहस्पति है, बृहस्पति इंसान को अ, अगर प्रॉस्पेरिटी की बात करें, अगर रिचनेस की बात करें, कितना अमीर बना सकता है, तो बृहस्पति इंसान को 10% अमीर बना सकता है। ये संख्या आप लिखते जाओ, 10% मैंने अमीर कहा तो आप परसेंटेज से आप समझ सकते हो
कि ये प्लेनेट अगर कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा होगा तो ये व्यक्ति को 10% अमीर बनाएगा, है ना। तो बृहस्पति, सॉरी मैं बृहस्पति बोल गया, सूर्य 10%, बृहस्पति 11%, है ना? तो बृहस्पति के आगे लिख लीजिए 11%, सूर्य के आगे लिख लीजिए 10%, शुक्र के आगे लिख लीजिए 6%। मतलब आप शुक्र को पैसे का कारक मानते हैं और लग्जरी का कारक मानते हैं, तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि शुक्र तो सिर्फ 6% ही प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। इससे ज्यादा तो सूर्य दे रहा है, इससे ज्यादा तो बृहस्पति दे रहा है। हम्म। ठीक है। चंद्रमा देगा 9% प्रॉस्पेरिटी, अगर चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है तो 9% आपको प्रॉस्पेरिटी देगा। ठीक है। मंगल अगर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो 7% देगा या 8% देगा। 7% भी दे सकता है, 8% भी दे सकता है। और अगर मंगल बद हुआ कुंडली में तो वो 15% देता है। मतलब मंगल ने आदमी को कम अमीर बनाता है, लेकिन मंगल बद आदमी को ज्यादा अमीर बनाता है, क्योंकि तो उस ये मतलब इंसान मंगल को। बस अच्छा हुआ। हाँ, अगर मंगल अच्छा है कुंडली में तो आपको 7 या 8% सफलता प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। 7 या 8% आप अमीर होंगे। लेकिन अगर मंगल बद है कुंडली में तो आप 15% अमीर बनेंगे। डबल। डबल। लेकिन मंगल बस और प्रॉब्लम्स लाता है ना, क्रिएट करता है। है, हाँ। वो मंगल बद को क्या लेना देना है, उसको तो बस हम्म। पैसे कमाने से मतलब है। फिर पैसे उसको के ये लिए। मतलब नहीं है कि मैं किसको लूट रहा हूँ, किसी को भी लूट सकता है। मंगल बद बद वाला तो अपने फादर को नहीं छोड़ता है, बाप बेटे को नहीं छोड़ता, भाई भाई को नहीं छोड़ता, उसी से ही पैसे लूट लेता है ना। ठीक है। शनि, शनि देता है लगभग 10%। शनि देता है 10%। और राहु देता है 8%, केतु देता है 5%। और अगर कुंडली में मंगल शनि की युति है तो दोनों मिला के आदमी को 18%, 15,000। 18% पॉपुलैरिटी या प्रॉस्पेरिटी देते हैं। मतलब मंगल और शनि एक साथ बैठे हो तो। हाँ, मंगल शनि अगर एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति को 18% प्रॉस्पेरिटी देते हैं, पैसा तो देते हैं। लग तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा मुझे ऐसे। लगेगा, अभी अभी मैं देखूंगा कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये ओके। प्लेनेट अच्छी पोजीशन में अगर है कुंडली में तो ये आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी देंगे। अब वो इतनी प्रॉस्पेरिटी जो प्लेनेट दे रहे हैं वो प्रॉस्पेरिटी आपको क्यों नहीं दिख रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। बृहस्पति और शनि अगर साथ में है तो क्या होता है कि बृहस्पति शनि जब भी साथ में होते हैं तो बुध खराब हो जाता है। तो अगर बुध खराब है कुंडली में तो आपको 21% प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और अगर बुध अच्छा है कुंडली में तो 8% प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बुध खराब है तो 21%। तो 21%। और बुध अगर अच्छा है तो 8%। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा खराब प्लेनेट होना भी बहुत जरूरी है पैसे के लिए। राइट। बृहस्पति और चंद्र अगर दोनों इकट्ठा हैं, गज केसरी योग, तो दोनों मिला के 21% प्रॉस्पेरिटी देते हैं। लेकिन कंजूस बहुत हो जाता है ऐसा इंसान। सब बृहस्पति और मून था ना ये। हाँ, बृहस्पति और चंद्रमा, जिसको हम लोग गज केसरी योग बोलते हैं, वो 21% प्रॉस्पेरिटी देते हैं। तो ये गज केसरी क्या होता है? जब भी बृहस्पति और चंद्रमा की युति होती है कुंडली में तो पराशरी ज्योतिष के हिसाब से उसको बोला जाता है गज केसरी योग।
तो मतलब क्या होता है लेकिन इसका गज केसरी? बस योग है ये, बृहस्पति चंद्रमा जब भी मिले तो उसका तो नाम है गज केसरी योग। गज केसरी मतलब अच्छा योग है। हाँ अच्छा योग है। तो मतलब ये योग आपको बहुत ज्यादा अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन आपको इस स्थिति में जिंदगी कटवाएगा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। कमी नहीं जब भी आपको पैसे की वाह, जरूरत पड़ेगी, ईश्वरीय कृपा से आपके सामने पैसे आ जाएंगे। आ आपको जाए। जिसकी जरूरत पड़ी वो आपके काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा, लेकिन आपके काम नहीं रुकेंगे। जिसके भी ओके। चार्ट में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ में, सूर्य और चंद्रमा का मेल है, तो ये राजयोग बनता है, तो ये 20% प्रॉस्पेरिटी देता है, 20% पैसा। 30। 20। सूर्य बुध की अगर युति है तो ये सरकारी नौकरी के लिए अच्छा योग हो जाता है, और ये 13% पैसा देता है। और अगर मंगल चंद्रमा की युति है तो या फिर ये 8% देगा, और या फिर बहुत अच्छी कंडीशन में है तो ये 16% प्रॉस्पेरिटी देता है। तो ये हम बात कर रहे हैं इकट्ठे बैठे हों या दृष्टि पड़ रही है, दोनों का है ना ये? हाँ बिल्कुल। नहीं, ये जो मैं साथ साथ लिखवा रहा हूँ ये युति का मैं बता रहा हूँ, ये संबंध का नहीं कंजक्शन, बता रहा हूँ मैं। कंजक्शन का मतलब साथ साथ हाँ बैठे। ये, हाँ युति होनी चाहिए, कंजंक्शन होना चाहिए, एक ही हाउस में बैठे होने चाहिए, जो मैं साथ साथ नोट करवा रहा हूँ। शुक्र और बुध अगर कुंडली में एक साथ बैठे होंगे तो 9% प्रॉस्पेरिटी देते हैं। शुक्र बुध। अब जो है ना, अब एक कुंडली बनाइए, अब मैं समझाता हूं ये काम कैसे करता है। एक खाली कुंडली बनाइए। सर मेरे पास पेन पेपर हैंडी नहीं है तो मैं बना नहीं रहा, ठीक है ना सर? कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हाँ हूँ। जी, बस समझ लो। ठीक है, इसके फर्स्ट हाउस में लिख दीजिए चंद्रमा, फिफ्थ हाउस में लिखिए जुपिटर, और नाइन्थ हाउस में लिख दीजिए मंगल। ठीक है, ये लिख दिया। अब आप ये देखो, ये प्लैनेट आपस में मदद में है, क्योंकि फिफ्थ हाउस की मदद कर रहा है फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, और फर्स्ट हाउस की बुनियाद बनी हुई है नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। अब मैंने जो आपको परसेंटेज लिखवाया है, चंद्रमा का लिखवाया है शायद 9%, गुरु का 11% लिखवाया है, और मंगल का मेरे ख्याल से आपको लिखवाया है 7 से 8। 8 या 7 या 8, इस तरह लिखवाया है। वो नंबर लिख दीजिए इनके नीचे, और तीनों को जोड़ दीजिए। अब ये प्लैनेट इस पोजीशन में बैठे हुए हैं कि ये अपनी अपनी प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे के साथ में मिला देंगे। तो ऑल ओवर उस व्यक्ति की कितनी प्रॉस्पेरिटी हो गई? लगभग लगभग 30। कितनी हो गई? 30%। 28%, 30 हो गई ना, 30%। लगभग लगभग 30% हो गई। हम चार्ट को ऐसे रीड करेंगे। अब अब प्रॉस्पेरिटी डिफर कैसे करती है? जैसे अभी विक्रम जी ने ये कहा कि मुझे लग तो नहीं रहा ऐसा कि मंगल शनि इतनी प्रॉस्पेरिटी देते हैं। विक्रम जी, मंगल शनि किस हाउस में बैठा हुआ है? सर केपी में देखें तो नाइन्थ हाउस में। केपी में, केपी की बात कर रहे हैं। हाँ, नाइन्थ नाइन्थ हाउस। हाउस में मंगल शनि की युति है। हाँ जी सर। सेवेंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट है? कोई प्लेनेट नहीं है। सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। थर्ड हाउस में कौन सा प्लेनेट है? कोई प्लेनेट नहीं है सर। फिफ्थ हाउस में? कोई नहीं है। फर्स्ट हाउस में? मून। फर्स्ट हाउस में मून बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। तो इनको जो प्रॉस्पेरिटी मिली वो मंगल शनि और मून की मिला के मिली। अब ये हमको देखना है कि यहां पर आपके नाइन्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है, सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट? नहीं है सर। सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, और ट्वेल्थ हाउस में कोई प्लैनेट? राहु। राहु।
अब आप ये देखो 12th हाउस से प्लैनेट मंगल को जब हम काउंट करेंगे तो 10वां प्लैनेट मंगल बना। तो ये राहु जो है ना वो मंगल के धोखे का ग्रह हो गया, मंगल शनि दोनों के लिए। हमने बात की थी ना कि फर्स्ट हाउस से जो भी 10th हाउस में प्लैनेट बैठा होगा वो उसके लिए धोखे का ग्रह होगा, वो उसको धोखा देने वाला होगा, है ना। तो राइट। इन जब तक ये प्लैनेट खराब नहीं होंगे, जब तक ये प्लैनेट अच्छी पोजीशन में बैठे होंगे, तभी तो ये अपना फुल परसेंटेज आपको दे पाएंगे। अब अगर उपाय लाल किताब के क्यों किए जाते हैं, इसीलिए उपाय किए जाते हैं कि ये प्लैनेट जो हमको लाइफ में इतनी समृद्धि देने आए हैं, अगर इनका हम ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ये अपनी समृद्धि दे पाएंगे। राइट। ठीक है। अब जैसे एक कुंडली और बनाइए खाली, या फिर इसी में लिख लीजिए। थर्ड हाउस में जैसे आप लिखिए शुक्र और बुध। अब दो दो प्लैनेट का देख लेते, युति वाले जो प्लैनेट मैंने बताया। थर्ड हाउस में लिखिए शुक्र बुध, सेवेंथ हाउस में लिख लीजिए मंगल शनि, और 11th हाउस में लिख लिए बृहस्पति और चंद्रमा। एक दूसरे के मदद पे आ गए ये प्लैनेट, ट्राइन में बैठे हुए हैं 3 7 11 में। थर्ड हाउस राइट। सेवेंथ सर हाउस एक आपस में मिनट मदद सर, कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस में क्या लिखने बोले? सेवेंथ हाउस में मंगल शनि और 11th हाउस में बृहस्पति और चंद्रमा। थर्ड हाउस में शुक्र बुध, सेवेंथ में मंगल शनि, मंगल और शनि 11th हाउस में बृहस्पति और चंद्रमा। बुध और अब बृहस्पति। बुध और जो शुक्र है वो मिलके 9 नंबर देते हैं, 9%। तो 9 नंबर लिख लीजिए थर्ड हाउस में, सेवेंथ हाउस में लिख लीजिए 18 नंबर, और बृहस्पति चंद्रमा मिलके देते हैं 21 नंबर। अब जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप, ये कुंडली आपको अच्छी खासी समृद्ध नजर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी जी। अब डेली ये कुंडली 50%। खराब कैसे हो जाएगी? अब जैसे मान लीजिए कि अब आपने अलग से चार्ट बनाया है कि उसी चार्ट में लिखा है, ये बताइए पहले। उसी में अलग लिखा। उसी चार्ट में लिखा हुआ है। नहीं, अब ठीक है, अलग बनाया। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे हमने थर्ड हाउस में और 11th हाउस में प्लैनेट यहाँ पर लिखे हुए हैं, और थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट आपको 9% समृद्धि दे रहे हैं, और बृहस्पति चंद्रमा 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट हमको 21% समृद्धि दे रहे हैं। अब मान लीजिए इन्हीं इन्हीं प्लैनेट के बीच में 48। फर्स्ट हाउस में आकर चंद्रमा बैठ जाए, अब क्या होगा? अब चंद्रमा इधर भी टक्कर मार रहा है, अलग। इधर भी टक्कर मार रहा है, तो ना हमको 9% समृद्धि मिलेगी और ना ही हमको 21% समृद्धि मिलेगी। ये इतनी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए प्लैनेट का खराब हो गए, ना ही हमको 9% दे रहे। कितना हुआ हमारा नुकसान? कितना हुआ? 21 + 9, 30% समृद्धि का नुकसान हो गया। अब अगर अगर ये पोजीशन, ये चीज हमको पता चल जाए तो हमको उपाय क्या करना चाहिए? हमको चंद्रमा को यहां से हटा देना चाहिए, तो 21 और 9% जो समृद्धि है वो हमको मिलने लगेगी। अब यहाँ पे चंद्रमा को जैसे हम हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? हम दूध चावल या फिर मंदिर में दे देंगे, या फिर दूध चावल में से चावल लेके हल्दी से पीला करके जुपिटर की मदद देके उसको जल प्रवाह कर देंगे, चंद्रमा की एनर्जी यहाँ से हट जाएगी। बीच में ये जो चंद्रमा आपसी टकराव का बना हुआ था, ये उन दोनों तरफ प्लैनेट्स को मुक्त कर देगा, तो प्रॉस्पेरिटी हमारी 30% बढ़ गई। जो हमको नुकसान हो रहा था वो हमको मिलने लगा। इसी तरह जैसे मंगल और शनि सेवेंथ हाउस में बैठ के हमको 18% प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। अब मान लीजिए फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठ जाए, तो क्या ये मंगल शनि 18% प्रॉस्पेरिटी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? ये अचानक चोट मार रहा होगा उसको। या 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठ जाए, तो वो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट मंगल और शनि को टक्कर मारेगा, तब भी वो मंगल शनि खराब हो जाएंगे, तब भी वो 18% प्रॉस्पेरिटी नहीं दे पाएगा। इस वजह से प्लैनेट की प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि इस आदमी को कितना पैसा। हर चार्ट, हर इंसान पैसे लेके आया है ऊपर ईश्वर से, मतलब दिमाग लेके आया है, कामकाज लेके आया है, सब कुछ लेके आया है। लेकिन अंतर कहां पे पड़ जाता है? अंतर इस जगह पे पड़ जाता है, जब इन प्लैनेट की पोजीशन अगर अच्छी नहीं बनी होती है चार्ट में, तो फिर हम देखते, यही फिर हमारे क्वेश्चन होते हैं कि इतने सारे प्लैनेट इस योग में बना के बैठे हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है।
तो वो लाल किताब से हमको पता चलेगा, उसके सूत्रों से हमको पता चलेगा कि रिजल्ट हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं। और अगर 2 से ज्यादा प्लैनेट बैठे हों तो बस ज्योति उसी में, क्रम से आप जोड़ दीजिए उसको कि ये प्लैनेट इस तो इतने भी ज्योति बाउंड्री होगी, देख लेंगे। इतना दे हाँ रहा है, ये प्लैनेट इतना दे रहा है, ये प्लैनेट इतना दे रहा है। अब मान लीजिए 5th हाउस में 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं, हमने पांचों का जोड़ लिया कि ये इतना मिलके जो है ना वो लगभग 55% आ गया। ठीक है, और वहां पे 10th हाउस में शनि बैठ के सबको टक्कर देके खराब कर दिया, तो 55% चला गया ना फिर वो। लॉस हो गया जी। तो किसी भी कुंडली की समृद्धता को जानने के लिए कि ये सामने वाला, बहुत सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजरों को जज करने आते हैं, है ना, हाँ कि जी। देखो मैं किस पोजीशन में हूँ, जरा बताओ। तो बस सिंपल सूत्र मैंने आपको बता दिया। कुंडली की प्लेसमेंट देखो, दिमाग में फिगर याद हो कि ये प्लेनेट जो है ना कितने % प्रोस्पेरिटी दे रहा था, लेकिन यहां पर बैठ के खराब हो गया। लेकिन अगर खराब नहीं हो रहा है, कोई एक दूसरे को टक्कर नहीं मार रहा है, कोई प्लेनेट एक दूसरे को खराब नहीं कर रहा है, और इस अच्छी कंडीशन में 3 7 11 में 1 5 9 में अगर इस तरीके से प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो भले ही वो बनियान और लुंगी पहन के आया है, उसको आप साफ कर दो, तुम तो बनावटी बैठे हो मेरे पास में, तुम कुछ दिख कुछ और रहे हो कुछ और। जो भी ट्राइंगल में होंगे। हाँ, तो सर उपाय उसका करना चाहिए जो ये प्लान टक्कर मार रहा है। शनि को हटा दो। नहीं, ये देखना पड़ेगा ना कि जो प्लेनेट जहां पर टक्कर खा रहा है, उस हम्म, प्लेनेट की उस हाउस में क्या पोजीशन है। क्या हम उसको हटा सकते हैं कि जो प्लेनेट टक्कर मार रहा है उसको हम हटा सकते हैं? वो तो कंडीशन देखनी पड़ेगी ना किस प्लेनेट को हमको हटाना है। ठीक अब है। जैसे शुक्र 12th हाउस में अच्छा है, ठीक है, राइट। सूर्य जो है 7th हाउस में खराब है, और शुक्र जो खराब। है सूर्य को टक्कर मार रहा है। तो अब हम यहाँ से शुक्र को थोड़ा ना हटाएंगे, हम तो सूर्य को हटाएंगे क्योंकि सूर्य खराब है यहाँ पे। सर 12th हाउस 7th हाउस को कैसे टक्कर मार रहा है? वो क्यों तो नहीं 10th हाउस मारेगा? मारता है ना। 8वीं टक्कर मारेगा ना, मैंने 8वीं टक्कर बताई ना आपको। 8वीं टक्कर अच्छा। भी तो काम करती है ना। ओके। देखो 8वीं टक्कर तो सबसे मजबूत टक्कर काम करती है, उसकी टक्कर तो बिल्कुल खत्म कर देता है प्लेनेट को। सबसे ओके। खतरनाक टक्कर मानी जाती है 8वीं टक्कर। और जो अचानक चोट पड़ती है वो दस सामने में। वाले हाउसेस पे पड़ती है। जैसे 5 टक्कर मार सकता है 7th हाउस को, 7 अचानक चोट मारता है 8th हाउस को, 8वां घर हम्म। अचानक चोट मारता है 10th हाउस को, और 10th हाउस अचानक चोट मारता है 12th हाउस को, सामने सामने। ठीक है, तो अब तक जो है हम अपनी सारी ग्रामर की क्लास हो चुकी हैं, और जो भी ग्रामर से रिलेटेड या जो भी अभी तक मुझे सूत्र याद थे वो मैंने सारे आपको बताए हैं। अब जब हम प्लैनेट पढ़ेंगे, प्लैनेट को रीड करते समय, प्लैनेट के बारे में बात करते समय जो भी और सूत्र मेरे को याद आएंगे वो भी मैं नोट करवाता जाऊंगा। बस आगे की क्लास का तरीका यही होगा, मैं स्लाइड आपको भेज दूंगा, उसको सेल्फ आपको स्टडी करनी है उसकी, और उसके बारे में 1 क्लास 2 क्लास उसके डाउट्स, बस आप ये जरूर नोट कर लेना कि इस स्लाइड का हमको ये चीज पसंद, ये चीज समझ में नहीं आई, है ना, जिससे वहां वहां तक तुरंत जैसे आपने क्वेश्चन किया हम तुरंत वो स्लाइड खोले और उसमें पढ़ा कि इस स्लाइड में ये लिखा हुआ है, तो उसका फिर हम लॉजिक के बारे में बात करेंगे कि ये किस वजह से लिखा हुआ है। कुंडली कुंडली में भी हम दिखाएंगे कि देखिए ये प्लेनेट अगर इस पोजीशन में होगा, ये यहाँ यहाँ पे होगा, तो इसलिए ये लाल किताब ऐसा कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये जुपिटर बैठ के खराब रिजल्ट देगा। ठीक है, राइट। और कुछ पूछना हो किसी को?